नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको वो पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस और नई-नई जानकारी के लिए वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबैटमेंट। आपने कई जगह नोटिस किया है कि जैसे इवन सेक्शन 306 में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, 306 आईपीसी में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, वो है अबैटमेंट। अबैटमेंट होता क्या है? देखिए, ये एक एकेडमिक क्वेरी भी है और कोई भी लॉ को समझने से पहले उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो लॉ जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या थी लॉ बनाने के लिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है और एक जजमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अबैटमेंट वर्ड जो यूज़ होता है वो कई जगह यूज़ हो रहा है। वो देखिए लिखा हुआ अबैटमेंट कई बार जैसे होता है कि 498 के केस के साथ कई बार 306 की भी केसेस लगते हैं, कई रेयर केसेस में, रूटीन केसेस में नहीं, कई केसेस में आपने देखा होगा कि अबैटमेंट टू सुसाइड 306 आईपीसी भी साथ कई बार पुलिस अपनी चार्जशीट में लगाती है अगर इन केस जो मैरिड वुमेन सुसाइड कर लेती हैं तो। और फिर देखिए डाउरी प्रिवेंशन एक्ट में भी अबैटमेंट वर्ड यूज होता है। देखिए ये है प्लेंटी फॉर गिविंग एंड टेकिंग डाउरी। अगर कोई सेक्शन अगर 3 और 4 डाउरी प्रिवेंशन एक्ट लगा हुआ है तो उसमें साथ में ये भी लिखा हुआ है। इस सेक्शन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे सेक्शन 3 को, उसमें क्या लिखा है, इफ एनी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट गिव्स और टेक्स और अबैट्स। अबैट वर्ड यहाँ पर भी यूज हो रहा है और भी अबैट कई जगह यूज होता है। अगर आप इसे देखेंगे तो 354 बी आईपीसी है, उसमें भी अबैट वर्ड जो यूज है वो हो रहा है। इवन 121 आईपीसी जो है सिडेशन का, उसमें भी अबैटमेंट वर्ड यूज हो रहा है। तो 354 देखिए बी, 354 बी में भी ये वर्ड है वो यूज हो रहा है। If assault or with the intent, any money with such an intention to serve hard. 54 B and memories और अबैट देखिए, और अबैट वर्ड यूज हो रहा है 354 आईपीसी में भी अबैट वर्ड यूज हो रहा है। इवन 497 जो था, जो अडल्ट्री का जो सेक्शन था, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस सेक्शन को डिलीट कर दिया है, लेकिन जो उसमें भी 497 आईपीसी में भी जो सेक्शन जो वर्ड था, वर्डिंग्स थी, वो उसमें भी अबैटमेंट वो वर्ड यूज होता था। देखिए, एंड द वाइफ शैल नॉट बी पनिशेबल एज एन अबैटर। अबैटर जो अब जो अबैटर जो मीनिंग है, अबैटमेंट मीनिंग है जो, वो भी इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है। अगर आप इंडियन पीनल कोड को अगर आप खोले देखेंगे तो 107 आईपीसी में डेफिनेशन दी हुई है, 107 अबैटमेंट ऑफ ए थिंग। तो जब भी केस के जो डिसीजंस आते हैं वो उसमें 306 के साथ 107 जो है आईपीसी का, वो भी साथ में रीड किया जाता है, क्योंकि बिना अबैटमेंट की जो डेफिनेशन को जब तक डिफाइन नहीं किया जाएगा तब तक पता लगाना मुश्किल है कि जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या थी अबैटमेंट को वर्ड यूज करने से लिए। तो इसलिए कोर्ट बहुत बारीकी से एनालाइज करती है जब भी कोई वर्डिक्ट देती है। तो ये देखिए 305 में लिख रखा है अबैटमेंट ऑफ द सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन, और अबैटमेंट ऑफ सुसाइड ये 306 में भी वर्ड यूज किया गया अबैटमेंट। आइए हम पहले अबैटमेंट को समझ लेते हैं, अबैटमेंट होता क्या है। और देखिए अबैटमेंट ऑफ ए थिंग्स, ये सेक्शन 107 इंडियन पीनल कोड ये कहता है कि a person abets the doing of thing who instigate any person to do that thing, means उकसाता है किसी पर्सन को, instigate करता है कि to do that thing. Secondly, engages with one or more persons or person in any conspiracy for doing of that thing if an act or illegal omission takes place in pursuing of that conspiracy, then in order to do of doing of such thing, means 2 3 एक या एक से अधिक लोग कॉन्स्पिरेंसी करते हैं कि ताकि कोई इलीगल एक्ट किया जा सके, या फिर कोई इलीगल ओमिशन, एक्ट भी होता है और एक ओमिशन भी होती है, इलीगल ओमिशन की जा सके, और जो कि उन्होंने कॉन्स्पिरेंसी की होती है। मींस पहले कॉन्स्पिरेंसी करेंगे, कॉन्स्पिरेंसी करने के बाद कोई एक्ट करेंगे या फिर कोई ओमिशन करेंगे, तो उसके बेसिस पे ही जो है इन ऑर्डर टू डू दैट थिंग, तो ये भी डेफिनेशन में कवर्ड होता है। थर्डली वर्ड जो है, थर्डली वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशनली। ये वर्ड यूज किया गया इंटेंशनली, एड बाय
एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। तो जब तक कोई इंटेंशन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे तब तक 107 इंडियन पीनल कोड का जो डेफिनेशन है अबेटमेंट की वो फुलफिल नहीं होगी। अगर कोई पुलिस मैकेनिकली कोई सेक्शन इंसर्ट कर देती है, मान लीजिए कोई भी कारण रहता है, कई बार मैरिड वुमेन डिप्रेशन का शिकार होती हैं या फिर कुछ और कोई भी रीजंस हो सकते हैं, इंसैनिटी की वजह से कोई भी पर्सन, चाहे जरूरी नहीं मैरिड वुमेन हो, कोई भी पर्सन है वो इंसैनिटी की वजह से भी कई बार सुसाइड कर लेता है, तो कई घर के उसके जो लोग हैं वो कंप्लेंट डाल देते हैं, तो 306 IPC साथ में पुलिस लगा देती है, जो भी मतलब कंप्लेंट के साथ, कंप्लेंट में जब चार्जशीट फाइल करती है तो 306 पुलिस जो है वो मैकेनिकली लगा देती है। लेकिन ये कोर्ट का काम है कि जो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर इंग्रेडिएंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो फिर अबेटमेंट नहीं कहलाई जाएगी। इसलिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स होना बहुत जरूरी है। पहला, इंस्टिगेट करना पर्सन को, दूसरा जो है इंगेज करना एक से अधिक जो भी लोग हैं, ताकि कुछ कॉन्स्पिरेसी करके एक्ट करें या फिर इलीगल ओमिशन करें। थर्डली, इंटेंशनली एड, मतलब इंटेंशन होनी बहुत जरूरी है। आप देखिए एक्सप्लेनेशन जो बताया इन्होंने, एक्सप्लेनेशन 1 में, ये भी इंडियन पीनल कोड के अंदर ही है। एक्सप्लेनेशन 1, अ पर्सन हु, लिखा है हु, कॉमा डाल के, बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ ए मटेरियल फैक्ट विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज, मींस कोई भी बाउंड टू डिस्क्लोज voluntary causes or procures or attempt to cause or procure a thing is to be done is said to instigate the doing of that thing। तो क्या एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है, इंस्टिगेट का किससे कहते हैं, इंस्टिगेट किससे कहते हैं, कहते हैं कहा कि एक्सप्लेनेशन 1 में ये डिफाइन किया कि ये पर्सन जो कि विलफुल, या तो कोई विलफुल मिसरिप्रेजेंट करते हैं या फिर कोई विलफुल कंसीलमेंट करते हैं किसी मटेरियल चीज का, जो कि उनको बाउंड टू डिस्क्लोज, मींस लीगली बाउंड टू डिस्क्लोज, मतलब उनको वो चीज को प्रकट करनी होती है। अगर वो प्रकट नहीं करते और उस चीज को कंसील करके रखते हैं, और फिर वॉलंटरी कॉजेस और प्रोक्यूज, जानबूझ के वो करते हैं, और अटेम्प्ट टू कॉज मींस कोशिश भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, और थिंग्स टू बी डन इज सेड टू बी इंस्टिगेट ऑफ डूइंग दैट थिंग। देखिए इंस्टिगेशन की जो डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन जो 1 था उन्होंने इंस्टिगेट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आप देखो इन्होंने इलस्ट्रेशन भी दिया है। इलस्ट्रेशन इंडियन पीनल कोड में दे रखा है, A public officer is authorized by the warrant from the courts of the justice to apprehend Z, मींस एक पब्लिक ऑफिसर है, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर हुए, वो Z को अरेस्ट करने जा रहे हैं, उनको कोर्ट से वारंट इशू हुआ है, तो एक B बीच में आ जाते हैं, उन्हें पता है कि C जो है वो that C is not Z willfully represents A to that C is Z। वो अगर B कोई पर्सन है, उनको लगता है कि एक जो व्यक्ति है वो Z नहीं है बल्कि वो C है, वो रिप्रेजेंट कर देते हैं कि C जो है वो Z है, और पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। जो A जो है वो उसे आकर अरेस्ट कर लेता है C को, ये समझ के कि ये व्यक्ति जो C है वो Z है। तो फिर ये कहने का मतलब ये होगा कि B ने जो किया है वो क्राइम किया है। B abets by instigating the apprehension of C। तो देखिए एक साफ साफ क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर आता है, उसके हाथ में वारंट है, वारंट वो अरेस्ट करने के लिए जाता है, और दूसरे व्यक्ति को लगता है कि हाँ जिसको अरेस्ट करने जा रहे हैं वो तीसरे आदमी को सामने प्रोड्यूस कर देते हैं, पुलिस उसके कहने के अनुसार उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है। तो क्राइम जो है, जिसने बताया कि ये आदमी जेड नहीं बल्कि सी, मतलब जेड नहीं, मतलब जो सी को ही मतलब बता दिया गया है कि वो जेड नहीं है बल्कि वो सी है, तो सी को अगर पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है तो फिर जो जिस व्यक्ति ने बताया है वो अबेटर गिना जाएगा कि उसने क्राइम किया है, उसने किया है कि अबेट्स बाय इंस्टिगेटिंग द एप्रीहेंशन ऑफ सी। तो वो उस व्यक्ति ने क्राइम किया है जिसने फॉल्सफुल मिसरिप्रेजेंटेशन दी, जिसकी वजह से पुलिस ने अपनी पावर जो भी वारंट था उसका इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। गलत चीज सामने प्रस्तुत कर दी और गलत बता दिया गया, तो ये भी उसमें आता है कि ये इसने इंस्टिगेट किया कि एप्रीहेंशन ऑफ सी। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन 2 के ऊपर चलते हैं। उन्होंने कहा कि whoever either prior to or any time of the commission of act does anything in order to facilitate the commission of this act thereby facilitates the commission is said to be doing that thing। मींस कोई फैसिलिटेट भी करता है उस चीज को क्राइम करने के लिए तो भी वो चीज एक चीज है वो क्राइम मानी जाएगी। तो अब देखिए डेफिनेशन 108 थी वो अबेटर की बता रखी है। अबेटर का मतलब ये बता रखा है who abets an offense, who abets either the commission of an offense or commission of an act which would be an offense if committed by the person by the law of committing an offense with same intention or knowledge
और एज दैट ऑफ अबेटर। जो भी व्यक्ति होंगे वो उसको उनको अबेटर की डेफिनेशन में बता रखा है। आगे फिर इन्होंने चीज बता रखी है, इसमें एक्सप्लेनेशंस हैं और फिर इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं। तो आइए हम थोड़ा इसमें डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ 107 के ऊपर हमने काफी जो है वो डिस्कशन कर ली है। अब ए के ऊपर इसने जैसे बताया, ए ने इंस्टिगेट किया बी को टू मर्डर करे सी को, ए रिफ्यूजेस टू डू सो, लेकिन जो ए है इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। तो मींस अगर ए इंस्टिगेट करता है बी को कि भाई आप सी का मर्डर कर दो, लेकिन बी मना कर देता है, बेशक मर्डर नहीं हुआ है लेकिन ए जो है वो गिल्टी है कि वो उसने अबेटिंग की है टू कमिट मर्डर। सिमिलरली एक और एग्जांपल इन्होंने इलस्ट्रेशन दे रखी है, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी और बी इन परस्यूएंस ऑफ इंस्टिगेशन स्टैब्स डी, डी रिकवर्स फ्रॉम द वुंड, लेकिन ए इज गिल्टी ऑफ द इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। आप देखिए इसमें ये एग्जांपल दे रखा है, इलस्ट्रेशन दे रखी है कि ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि आप डी का मर्डर कर दो, डी का मर्डर करने के बजाय लेकिन बी जो है वो स्टैब कर देता है डी को, लेकिन डी मरता नहीं है, रिकवर हो जाता है, लेकिन ए जो है वो गिल्टी होगा कि उसने इंस्टिगेट किया बी को टू कमिट मर्डर। तो ये सारी इलस्ट्रेशंस जो हैं वो अबेटर के अंदर डिफाइन की गई हैं। तो इसमें और भी इलस्ट्रेशंस हैं, हम इस पे ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाते। अब हम जाते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस था कि अबेटर क्या होता है, मतलब मीन्स अबेटमेंट क्या होती है, अबेटमेंट की जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो बता दिए। अब देखिए कई बार ऐसे होता है कि कई बार अगर आप इसको ध्यान से देखें, कई बार कोई लीगल एक्शन किसी पर्सन जो है वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर लीगल एक्शन लेता है और लीगल एक्शन लेने से वो आदमी डिप्रेस हो जाता है, वो कई बार वो आदमी सुसाइड कर लेते हैं, कई ऐसे केसेस हुए हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं और उसके जो भी मतलब वाइफ हो गई या रिलेटिव्स हो गए या फैमिली मेम्बर्स हो गए वो कंप्लेंट डाल देते हैं कि इन्होंने उसके बाद लीगल एक्शन लिया और लीगल रिपोर्ट्स किया, इसकी वजह से सुसाइड कर ली, और लेकिन उसी के बेसिस पे पुलिस जो है कंप्लेंट दाखिल करती है और चार्जशीट डाल देती है। फिर ऐसे केसेस में रिलीफ मिलता है, लेकिन वो कोर्ट्स के थ्रू ही मिलता है रिलीफ। वो कोर्ट्स जो है वो या तो हाई कोर्ट या फिर इवन सुप्रीम कोर्ट में ही जाके रिलीफ मिलता है, क्योंकि नीचे की जो कोर्ट्स हैं वो मैकेनिकल मैनर पे रजिस्टर कर देती हैं केस और प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड कई बार यूज़ नहीं करती। ये सिर्फ हाई कोर्ट्स और इवन सुप्रीम कोर्ट में ही उनको रिलीफ मिल पाता है। आइए हम एक जजमेंट को डिस्कस करते हैं कि क्या था और इसमें किस तरीके से रिलीफ मिला। और एक जजमेंट है, ये राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट है। देखिए इसमें थोड़ा सा ब्रीफ फैक्ट्स हम मतलब इसके आप ये देखिए, ये मिसलेनियस पिटीशन नंबर थी SB 2450/2014 की थी। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान जोधपुर बेंच ने दी थी। तो इसमें भी क्या हुआ था कि एक गर्ल ने सुसाइड कर ली थी, लड़की ने सुसाइड कर ली थी, क्योंकि जो मैरिज थी वो लड़के के साथ हो नहीं पाई, लड़के ने मना कर दिया उस मैरिज करने के लिए, और फिर जो मतलब उससे डिप्रेस होके लड़की ने सुसाइड कर ली और उसके घर वालों ने फिर केस रजिस्टर किया, केस कंप्लेंट डाली कि लड़के की वजह से लड़की ने सुसाइड किया, और उसके बेसिस पे फिर केस रजिस्टर हुआ। तो आइए हम पहले देखते हैं इस जजमेंट के फैक्ट्स को ना जाके थोड़ा लीगल इश्यूज पे जाते हैं और इसमें थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं कि क्या रिलीफ लेने गए थे और किस तरीके से रिलीफ मिला, और जो थोड़े से लीगल पॉइंट्स हैं उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए ये जजमेंट, ये पिटीशनर थे, उन्होंने एक मिसलेनियस पिटीशन फाइल की 482 CRPC में, और इसमें और जो ऑर्डर था अगेंस्ट किसके अगेंस्ट पास की, जो एडिशनल सेशन जज थे उनकी डिस्ट्रिक्ट हनुमान मार्ग के जो एडिशनल सेशन जज थे उनके ऑर्डर के ऊपर इन्होंने एक 482 में पिटीशन डाली, क्योंकि इनकी जो रिवीजन पिटीशन थी वो उन्होंने अपहेल्ड कर दिया था ऑर्डर को, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का था कि जो उन्होंने फाइनल रिपोर्ट दी थी। तो और उसमें फाइनल रिपोर्ट क्या थी, उसमें क्या था कि पुलिस ने, जो मजिस्ट्रेट साहब ने कॉजनेंस ले लिया था कि पिटिशनर के अगेंस्ट की जो 306 IPC के ऊपर। तो मींस क्या था कि जो पुलिस ने रिपोर्ट डाली, चार्जशीट डाली, चार्जशीट पे मजिस्ट्रेट साहब ने कॉजनेंस ले लिया, फिर इन्होंने रिवीजन पिटीशन डाली, रिवीजन पिटीशन पे भी जो ऑर्डर था, मतलब पिटीशन डिसमिस हो गई और जो ऑर्डर था वो अपहेल्ड कर दिया, जो नीचे की जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट का ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया। फिर फाइनली इन्होंने 482 में CRPC में पिटीशन डाली। तो ये फैक्ट्स थे इसमें जैसे मैंने फैक्ट्स आपको ब्रीफली बता दिया कि क्या हुआ था, और फैक्ट्स में ना आ जाते क्योंकि इसमें जो दोनों पार्टीज थे, लड़का और लड़की दोनों क्वालिफाइड थे और
मैरिज क्या रीजन ग्राउंड्स थे उसकी वजह से नहीं हो पाई, ब्रेकअप हो गया, मैरिज जो थी वो ब्रेकअप हो गई और उसकी वजह से लड़की ने सुसाइड किया। हम इसके लीगल पॉइंट्स थोड़ा सा पर्सनल है, हम इसमें हम नहीं जाते हैं डिटेल्स पे, हम इसके थोड़ा पैरा नंबर जो 14 है उस पर अब देख लेते हैं। पहले पैरा नंबर 14 में कोर्ट ने किस तरीके से रिलीफ दिया, आइए हम देखते हैं उस पर। सारे साइटेशंस थी उसको डिस्कस किया। अब देखिए, learned counsel for the petitioner pointed out the Honorable Apex Court has held that guilt of the accused person has to be proved by the direct evidence and the active role of the accused in the abetment by direct or indirect instigation of this act। देखिए अब यही चीज है, इंस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट एविडेंस जैसे 107 में बता रखा है कि इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट के बिना जो है वो ऑफेंस, जो डायरेक्ट एविडेंस होना जरूरी है, तो उसके बिना वो फैसिलिटेट नहीं होगा क्राइम को। और फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ द सुसाइड which will have the necessary ingredients but not there in the present case। तो केस रजिस्टर कर दी, यही कहा कि इसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लर्नड काउंसिल ने ये कंटेंशन दी थी वहां पे। अब सिंस petitioner accused refused to marry the deceased girl, can it be said to be the instigation or facilitating or having a direct or indirect role in this act? Such section 306 IPC as per the learned counsel petitioner would not be made। So अब कोर्ट ने कहा कि अगर even boy was wrong, even if the boy was wrong on the account of the refusal to the marriage, but the same does not amount to the instigation as mens rea। mens rea देखिए वर्ड यूज किया गया mens rea। mens rea का मतलब यही है कि इंटेंशन मींस जो गिल्टी इंटेंशन है, क्रिमिनल इंटेंशन जो है वो नहीं है इस केस में। उसने कहा इफ बेशक लड़का गलत हो, मतलब उसने मैरिज कर दिया, लेकिन जो इंस्टिगेशन जो थी एज मेंस रिया वो इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट है क्राइम के लिए फॉर द कॉन्क्यूमिटेंट ऑफ द इंस्टिगेशन। अगर लिखा है कि द नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट was filed by the police, but after examination of the 10 witnesses in the protest petition, the learned court below took a cognizance of White Order 7/9/2013। तो हुआ क्या था इस केस में कि पुलिस ने पहले क्लीन चिट दे दी थी, जैसा ये जजमेंट के अंदर कंटेंट्स बता रहे हैं कि पुलिस ने जो है वो क्लीन चिट दे दी थी। फिर जो कंप्लेनेंट की साइड से प्रोटेस्ट पिटीशन डाली गई और साथ में 10 विटनेसेस का मतलब प्रोड्यूस किए गए, उसके बेसिस पे उनका सब एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होते प्री समोनिंग एविडेंस, जो फिर प्रोटेस्ट पिटीशन में जो विटनेस के, सॉरी प्री समोनिंग एविडेंस तो नहीं होगा क्योंकि 156 3 के अंदर डाला था, तो इसमें 10 विटनेसेस का जो नाम बताए गए, तो उसके बेसिस पे मजिस्ट्रेट साहब ने कॉज जो चार्जशीट डाली गई होगी, पुलिस ने फिर से 156 3 में शायद किया होगा, उसके बेसिस पे उन्होंने चार्जशीट डाली होगी, तो फिर उस चार्जशीट के बेसिस पे कॉजनेंस दिया। आगे फिर देखिए, फिर आगे क्या था, रिविजनरी कोर्ट मींस जो फिर उस ऑर्डर के ऊपर ये गए होंगे सेशन कोर्ट में, तो उसने कहा कि रिविजनरी कोर्ट जो है उन्होंने अपहेल्ड कर दिया ऑर्डर को, कॉजनेंस को, कि जो 15/9/2014 को मींस 9/7/2013 को मजिस्ट्रेट साहब ने कॉजनेंस ले लिया, उसके ऊपर रिवीजन कोर्ट में गए, तो लगभग 1 साल 2 महीने के आसपास का टाइम लगा। रिवीजन कोर्ट ने भी जो उनके जो ऑर्डर, जो मजिस्ट्रेट साहब के कॉजनेंस को वो अपहेल्ड कर दिया। और फिर जो रिस्पोंडेंट के जो काउंसिल्स थे मींस जो कंप्लेनेंट के जो स्टेट के जो काउंसिल्स थे, उन्होंने बताया कि डिसीज्ड गर्ल थी, वो रिलेशनशिप में थी और कॉल रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि उनके बीच में लेटर्स और कॉल रिकॉर्ड्स एक्सचेंज होते थे, और कहा कि petitioner had broken heart of the deceased girl and driving her into depression which was resulted into her suicide। यही बताया कि रिलेशंस में थे और जो उनके बीच में कम्युनिकेशंस होती थी, उन्होंने मैरिज करने से मना कर दिया और इसकी वजह से डिप्रेशन होगी और उसकी वजह से सुसाइड के लिए। आप देखिए आगे क्या कहा कोर्ट ने, कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने फिर कहा कि रिलेशनशिप विड्रॉल फ्रॉम द सेम petitioner resulted into the act of the deceased girl, means petitioner जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो डिसीज्ड गर्ल के जो मतलब जिस लड़की ने सुसाइड की उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए, अब कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, वो देखिए कोर्ट ने निर्णय दिया, अपना ऑब्जर्वेशन दी, वो ये दिखा, आफ्टर हियरिंग learned counsel for the parties and pursuing the record of the case of the precedent law cited at the bar, this court is of the opinion that thought the relationship between the girl and boy was established and they were engaged betrothed, but that does not mean that failure of such relationships to be carried into an institution of the matrimony would be an instigation or facilitation to the suicide committed by the deceased girl upon refusal of the boy to marry। कहा कि मतलब जो दोनों पार्टीज को सुना कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप में थे, ये एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप में थे, बट ये डजंट मीन कि रिलेशनशिप अगर फेल हो गया तो वो एक इंस्टिगेशन हो गया या फिर फैसिलिटेशन हो गया कि जिससे लड़की ने सुसाइड कर ली।
मतलब फैसिलिटेट कर दिया लड़की को सुसाइड करने के लिए। तो देयर इज नथिंग ऑन द रिकॉर्ड टू सजेस्ट दैट essential ingredients of 107 were found in the present case so as to make out the offense under 306। देखिए 306 का जैसे बता रखा है कि अबैटमेंट टू सुसाइड, आप जब तक अबैटमेंट टू सुसाइड के जो इंग्रेडिएंट्स है वो जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जो कि 107 आईपीसी में लिख रखे हैं, जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक जो है वो क्या कहते हैं नहीं माना जाएगा। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे तब तक अबैटमेंट टू सुसाइड नहीं माना जाएगा। तो ये देखा ओन को जॉइंट रिगार्डिंग और 307 और 107 IPC, this court is of the opinion that legislative intention is apparently clear and the petitioner was not involved in instigating or facilitating or to directly involved in the act of the deceased so as to make him responsible for the suicide committed by the girl। तो इस फिर कहा कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट था कि लड़की ने सुसाइड कर ली ऑन अकाउंट्स ऑफ द रिलेशनशिप फेलियर हो गया विच माई हैव कल्मिनेटेड इन द मैरिज, बट डज नॉट मीन, साथ में ये भी कहा कि डजंट मीन कि petitioner should be tried under criminal law particularly filed under 306 IPC। तो फिर कहा कि holistic views थे कि maximum allegations travels to withdraw of the petitioner from the proposal of marriage after engagement, but it does not attribute the petitioner commitment of any such act which would amount to the facilitation or instigation in terms of definition suggested in 107 IPC। तो इस हिसाब से लिखा थी कि जब तक वो डेफिनेशन के इंग्रेडिएंट सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक ये नहीं माना जाएगा कि जो पिटिशनर जो है वो इन्वॉल्व है। तो फिर इस बेसिस पे जो नीचे के कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स थे पिटिशन को अलाउ कर दिया गया और जो नीचे की कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स थे टेकिंग कॉजनेस को सेट असाइड कर दिया। तो स्टे पिटिशन भी अभी डिस्पोज कर दिया। तो दोस्तों तो ये था देखिए 107 IPC के बारे में अबैटमेंट ऑफ द थिंग जो होती है उसके बारे में बताया गया। ये अबैटमेंट जो है वो कई जगह यूज होती है, अबैटमेंट टू सुसाइड। इवन जो डाउरी के भी जो केसेस हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जैसे बताया गया उसमें भी अबैटमेंट का वर्ड यूज किया जाता है। तो जब तक ये इंग्रेडिएंट्स हैं वो जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे 107 के IPC के, तब तक जो प्रोविजंस हैं वो अट्रैक्ट नहीं होंगे अबैटमेंट के। इसलिए जो भी मतलब जो भी प्रोविजंस हैं उसको करने के लिए पहले मतलब इंग्रेडिएंट्स को सेटिस्फाई करना बड़ा जरूरी। तो उम्मीद है ये दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।